हेलो बच्चों। तो अपन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो वही अपन देख रहे हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो आगे अपन वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपन ने कल ये समझा था, पूरा अच्छे से समझ लिया था इसको। ठीक है, मैं इसके और कुछ डायग्राम लेके आया हूँ ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। अपन ने ये सारा कल पढ़ा था, एकदम अच्छे से सारा समझ लिया था कि क्या इसके अंदर कैसे हो रहा था। क्योंकि यदि ये डायग्राम आपको पता है ये कैसे बनाया गया है, तो वो यदि आपको समझ में आ रखा है तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्या दिख रहा है आपको, फिनोटाइप अनुपात दिख रहा है। ठीक है, जो ये फिनोटाइप अनुपात कैसे आया ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे आया सब एक बार वापस देख लेते हैं। सर 9 गोल और पीले, गोल भी होने चाहिए और पीले भी होने चाहिए। तो सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ये हो गए। ठीक है सर, आते हैं सेकंड, गोल और हरे। 1 2 3, इनके अलावा कहीं दिख रहा है नहीं सर। ये हो गए झुर्रीदार और पीले। देखो झुर्रीदार भी है और पीले भी है। ठीक है, तो ये हो गए 3। ये क्या हो गए आपके, झुर्रीदार और पीले हो गए। और एक बचा ये देखो, ग्रीन और झुर्रीदार। तो ये हो गया। सर ये तो आपने डायग्राम देख लिया, इसके अकॉर्डिंग हमारे को बता दिया। तो सर हमारे को कैसे पता चलेगा? कि हमारे को सर ये ऐसे पता चलेगा कि जब हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका भी तो हमारे को आता है। ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी का डायग्राम में यही है हमारे पास में। हम पहले क्या करेंगे, हमारे को पता है गैमेट कैसे बनते हैं। हमने गैमेट बना दिए दोनों ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा बॉक्स बना देंगे। 16 बॉक्स होंगे इसके अंदर, 16 बॉक्स बना देंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग सारा लिख देंगे। फिर ये जो जीनोटाइप है इसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे। अच्छे से कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आ ही जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, एक और ये डायग्राम देखो। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो, दिख रहा है ये डायग्राम? यस सर दिख रहा है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर साथ साथ में मैंने क्या किया है कि अपन, हमारे को पता है मियोसिस होता है। यस सर होता है, बिल्कुल होता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट्स ये था और एक पेरेंट्स ये था। यस सर बिल्कुल था। हमने क्या किया, इससे क्या बनाएंगे सर, गैमेट बना देंगे। गैमेट बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो, गैमेट बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये एक डीएनए है। और हमारे को पता है कि अर्थसूत्री विभाजन होता है तो 2 बार। एक कोशिका है, आपने 11th पे पढ़ा होगा, पहले 1 से 2 बनती है, फिर इन 2 से क्या बनती है, प्रत्येक से एक एक और बनती है। ठीक है, तो जब एक से ये बनती है तो क्या होता है, इसके अंदर गुणसूत्र 2n होते हैं। तो यहाँ पर जाते तक n हो जाते हैं। मतलब दो सेम टाइप के जो गुणसूत्र होंगे, उसमें से देखो मान लो इसके अंदर ब्लू कलर के 2 गुणसूत्र थे। ठीक है, 2 में से एक इधर आ जाएगा, एक इधर आएगा। अब यहाँ पर आने में क्या होगा, यहाँ पर जो यही है ना 2, इसी के अंदर 2 होते हैं, वो बीच में से टूट के फिर इसके अंदर अंदर जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर इस डायग्राम को देखो, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर देखो कि सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन मतलब इसमें से जो आपस में अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है। अब इसके अंदर एक तो होता है इंडिपेंडेंट, वो आप आगे पढ़ोगे स्वतंत्र अभियोन का नियम, वो यहाँ पर मैं इस डायग्राम में नहीं समझा रहा हूँ। बट आपको ये देखना है कि आपको बस ये देखना है कि किस प्रकार से, ये देखो गैमेट के अंदर कैसे आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमारे को पता है कि इसके 2 डीएनए हैं, इसमें से ये एक गैमेट के अंदर ये जाएगा, एक के अंदर ये जाएगा। अब एक के अंदर ये जाएगा, एक का ये अंदर। परंतु इसमें ये भी देखना है कि जब सिंगल सिंगल अपन पढ़ रहे थे तब तो क्या था, अपन को एक की इसकी बात करनी थी और इसकी अलग बात करनी थी। अब साथ में पढ़ रहे हैं तब क्या करना है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, ये तो अलग अलग जाएंगे, परंतु इसके साथ में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी तो आएंगे। तो या तो कैपिटल वाई आएगा आर के साथ में, या स्मॉल वाई आएगा। दूसरी कंडीशन के अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर स्मॉल आर है, इसमें के साथ में भी तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएंगे। तो ये कंडीशन हो गई, तो 4 गैमेट बन गए। ये चीज अपन ने समझी कल। उसके बाद में ये 4 गैमेट सेम ही इसमें बनेंगे। इससे अपन ने को क्या मिला, ये मिला। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, कैसे ये बना।
ये देखो, ठीक है। अब इसको देखो आप, ए पोर्ट अपन पहले एनसीईआरटी में एक सीड का कलर देखा और सीड का शेप देखा, इसमें आप पोर्ट है, फली का कलर वो देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको बार बार ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, सेम चीजें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, पर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखो, यदि एक भी कैपिटल आर आएगा इसके अंदर, एक भी कैपिटल आर आ रहा है और एक स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा वो एग्जाम्पल हमने लिया वैसा ही ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक ही चीज पर, सेम ही देखो, सेम ही चीज है वापस, इसको ए और बी से समझा दिया है। तो आपको कैसे भी, आप इंटरनेट पे जाओगे सर्च करोगे, आपको कैसे भी अलग अलग तरीके से ये चीज समझाई भी मिलेगी कि ये एक था, इससे आपको कैसे गैमेट मिले, ये इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए ले लिया, इससे कितने मिले हमारे को 4 गैमेट मिले इससे, और इन दोनों का सेम है तो इसका मतलब गैमेट भी सेम टाइप के मिलेंगे, गैमेट सेम टाइप के मिल गए सर। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर देखो कि हमने इनका करवाया कॉम्बिनेशन, जब हमने इसका कॉम्बिनेशन करवाया तब क्या मिला सर, यस सर। तो देखो कि हम हमने ये सारे के सारे देखे। एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ये बनाओगे आपको चेक करना है ना सही क्या है गलत यार, तो आपको एक चीज बताओगे, एक तो ये एक सिर्फ जीनोटाइप रूप में सिर्फ एक ही मिलेगा, और एक ये सिंगल सिंगल मिलेंगे जीनोटाइप रूप में। तो हमने जो जीनोटाइप अनुपात देखा था सर वो समझेंगे आज, हाँ बिल्कुल समझेंगे। और ये देखो, ये चारों के चारों सेम है जीनोटाइप के रूप में, ये चारों के चारों सेम है। और फिर देखो ये कोने वाला, ये कोने वाला, ये कोने वाला, ये कोने वाला, और ये कोने वाला, ये कोने वाला, ये कोने वाला, ये कोना, इनके जीनोटाइप भी आपस में सेम है। ठीक है, इनके जीनोटाइप भी आपस में सेम है। बस ये और ये, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें देखो ऐसे जाएंगे ना तो सारे के सारे सिंगल सिंगल वाले हैं, आप ऐसे जाओगे, ये देखो ये पूरा अलग है, इसको आप फिनोटाइप देख लो, आपका जीनोटाइप देखो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी है, इसका देख दो कैपिटल ए स्मॉल बी, इसमें देखो इसके अंदर सारे होमोजाइगस होंगे, इसके अंदर सारे हेट्रोजाइगस, मतलब देखो सारे के सारे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें सारे होमोजाइगस है। क्या है होमोजाइगस, कैसे देखो, इसमें दोनों कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, इसमें दोनों कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी चीज आप देख सकते हो। जब इस डायग्राम को आप देखोगे ना, एक आप जितनी बार इस चीज को देखोगे, डायग्राम को ऐसे देखो, मतलब डायग्राम को खोल दो एनसीईआरटी वाले को, और इस आप डायग्राम को बार बार देखो, तो आपको ना बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि ये और ये सेम है, यस सर। तब जब बाद में आप इसको बनाओगे ना तो फटाफट लिख दोगे, क्यों, क्योंकि आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, ये और ये सेम है, ये चारों सेम है जीनोटाइप, इसका और इसका सेम है, इसका और इसका जीनोटाइप सेम है, और ये देखो ये चारों के चारों अलग है, इसके जैसा कोई नहीं है जीनोटाइप, इनके चारों के सेम है और इनके आपस में सेम है। ठीक है, तो ये चीजें आप कब पता चलेगी, जब इसको बार बार देखोगे डायग्राम को, तब आपको पता चलेगा ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कलर फिनोटाइप जीनोटाइप सब पता चलेगा। और फिर आपने ये देख लिया फिनोटाइप अनुपात 3:1 कैसे आता है, आपको 3:1 को 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास ये आएगा, ये एक का हो गया, ये दूसरे का हो गया, दोनों अलग अलग करें तो। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात आपको याद रखना है ना, तो एक तरीका है, 4 बार 1 लिख दो, लिख दिया, 4 बार 2 लिख दो, लिख दिया, 1 बार 4 लिख दो, लिख दिया। अभी आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये कैसे कैसे लिखा है आपने। ठीक है, ये रेशियो बीच में लगा दिया हमने। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक एक क्या है, कौन कौन से हैं। तो देखो अभी अपन ने, मैंने बोला कि ये चारों है ना, ये चारों, ये जो चारों हैं, इन चारों में क्या हो रहा है, इन चारों के अंदर एक चीज कॉमन है कि मतलब चारों डिफरेंट है। देखो ये किसी से मेल नहीं खाते, तो जब इनके जीनोटाइप मेल नहीं खाते तो ये चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है सर, डन। फिर आते हैं सर ये कोने वाले, 1 2 हो गए, ये दोनों सेम है तो ये हो गया, फिर ये दोनों सेम है तो ये हो गया, फिर ये दोनों सेम है तो ये हो गया, फिर ये दोनों सेम है तो ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, ये कंप्लीट हो चुके थे। अब ये कोने वाले हो गए। अब बीच से ये बीच वाले, ये चारों ये बीच वाले हैं ना, चारों एक जैसे, देखो चारों के चारों एक जैसे हैं। कैसे, इनका जीनोटाइप देखो, कैपिटल ए स्मॉल बी ये है, तो ये चारों का सेम है इसलिए 4 आ गया। तो ये आपको ये भी याद हो गया। यस सर, याद करने की तरीका क्या है, 4 बार 1 4 बार 2
और 1/4। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। ये चीज अपन ने कल पढ़ी थी और आज फिर समझ ली अच्छे से, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा कोई मतलब नहीं अलग अलग डायग्राम से समझाने का भी। ठीक है, अब थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में वही सारा कुछ लिखा हुआ है, बस एक बार रीड मार लो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम से सब समझ में आ जाएगा। पौधे हिस्से पीले हरे रंग तथा गोल और झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी है? पीला प्रभावी है, गोल प्रभावी है। पीला रंग हरे के ऊपर और गोल आकृति झुर्री ऊपर प्रभावी है। सर पढ़ लिया है बार बार। यही निष्कर्ष है कि जब पीले और हरे गोल और झुर्रीदार बीजों में पौधों के बीच में एक संकर क्रॉस करवाया जाए, अलग अलग किया जाए, मतलब क्या बोल दे कि हम पीले और हरे का एक अलग संकरण करवा दें और किसका गोल और झुर्रीदार का एक अलग संकरण करवा दें, तो हमारे को रेशियो क्या मिलेंगे? 3:1 और 3:1। ये तो फिनोटाइप रेशियो मिलेगा। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, 1:2:1। ये दोनों को अलग अलग करवाएं तो अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, फिर साथ में करवाएंगे तो दोनों का गुणा करवा देंगे। ठीक है, ये चीज आगे क्लियर? यस सर। फिर देखो आगे क्या होता है, 1 मिनट। ठीक है, ये क्लियर? यस सर क्लियर। उसके बाद देखो जीनोटाइप प्रतीक क्या है? यदि कैपिटल वाई प्रभावी पीले बीज और जो स्मॉल वाई है वो अप्रभावी हरे बीज के लिए है। ठीक है, और देखो आर, कैपिटल आर है वो गोल बीज और जो स्मॉल आर है वो क्या है? झुर्रीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करते हैं। ये चीज अपन ने पढ़ ली है, सारी की सारी सेम ही है। अब देखो सबसे पहले जो अपन ने क्या लिए थे, पेरेंट्स लिए थे, वो लिए थे क्या? मेंडल साहब क्या लेते हमेशा शुद्ध लेते थे, तो अपन ने क्या किया? ये चीज की, क्या की? ये चीज। इस चीज का अपने को पूरा ध्यान रखना है कि जो हमेशा क्या करना है, पहले क्या लेना है? कैपिटल कैपिटल वाला शुद्ध रूप से लिया, तो ये भी दोनों कैपिटल कैपिटल और ये स्मॉल स्मॉल वाले साथ में लेकर अपन ने प्रयोग क्रॉस करवाया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में जिससे जनक पौधे के बीच में जीनोटाइप दर्शाए गए हैं, निषेचन होने पर युग्मक बनते हैं। अब देखो युग्मक बनाए हैं। ठीक है, युग्मक बनाए तो क्या मिला हमारे को? एक से ये युग्मक मिले थे और एक से ये मिले थे। ठीक है, इससे क्या मिले थे हमारे को? ये युग्मक मिला। ठीक है, और इससे कौन से युग्मक मिले? स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये युग्मक मिला। ठीक है, अब क्या करवाया? मिल जाते हैं, तो अब इससे क्या संकरण करवाया? तब हमारे को F1 पीढ़ी में क्या मिला? F1 पीढ़ी के अंदर हमारे को मिला ये देखो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिल गया। यस सर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, जब मेंडल ने इन F1 पौधों को स्वयं संकरित किया तो पाया कि F2 पीढ़ी के अंदर देखो 3/4 पौधे थे, क्या कैसे थे? पीले थे, और 1/4 कैसे थे? हरे थे। ये मतलब सिंगल क्रॉस करवाया था हमने, हमारे को पता है, तो तब हमारे को क्या मिला था? 3:1 मिला था। कैसे मिला था 3 मतलब 3 डोमिनेट और 1 रिसेसिव, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो देखो पीले और हरे का अनुपात क्या लिखा है? 3:1 के अनुपात में भी संयोजित होता है। सेम चीज ये सारा सारा इस चैप्टर में आपको एक बार समझ लो, बाद में इतने बड़ी बड़ी थ्योरी लिख पढ़ने की और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। फिर देखो गोल और झुर्रीदार है, गोल और झुर्रीदार का भी यही रहेगा अनुपात में। ठीक है, विषय जो जाते हैं एक संकर क्रॉस की तरह। ठीक है, जब एक संकर क्रॉस करवाया हमने, ठीक है, उसके अंदर क्या देखा अपन ने? 3:1 आया। फिर दूसरा करवाया, उसका भी 3:1 आया। फिर जो हमने अभी करवाया तो द्विसंकर, द्विसंकर में क्या इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं एक साथ में, तो हमारा क्या आ गया? 9:3:3:1। सर ये आया कैसे? तो एक बार और बता देता हूँ। देखो 3 को पहले 3 से गुणा करो, फिर इसी 3 को 1 से गुणा करो, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 3 को 1 से गुणा किया 3। फिर अब इसका इसकी बारी, इसका तो कर लिया अपन ने, अब इसका 3 से गुणा करो, फिर इसको 1 से गुणा करो। जब इस 1 को 3 से करोगे तो 3 आ गया, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1 आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको एकदम अच्छे से। फिर आता है स्वतंत्र अवयवन का नियम। सर ये क्या है स्वतंत्र अवयवन का नियम? देखो अभी अपन जो पढ़ रहे थे ना, मेंडल साहब ने क्या क्या था? नियम दिए थे। जब अपन ने पहला एक संकर क्रॉस पढ़ा, उसके अंदर अपन ने 2 नियम पढ़े। अब देखेंगे 2 संकर क्रॉस करवाए, उसके 2 नियम कौन कौन से हैं वो अपन को देखने हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे हो रहा है वो अपने को देखने हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवयवन का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम यही है कि मतलब दो दो करेक्टर अपन ने लिए। ठीक है ना, एक तो क्या लिया था? गोल बीज है और झुर्रीदार बीज, दूसरा लिया था कलर का। तो क्या ये दोनों लक्षण जो आ रहे हैं आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या ये दोनों भी आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? तो मेंडल साहब ने कहा भाई नहीं, दोनों लक्षणों को चाहे आप साथ साथ में पढ़ो या अलग अलग पढ़ो, पर बात एक ही है, और दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये स्वतंत्र रूप से आगे ट्रांसफर होते हैं।
ठीक है भाई, कि स्वतंत्र रूप से आगे ट्रांसफर होते हैं। तो देख लेते हैं मेंडल साहब के अकॉर्डिंग। जब मेंडल साहब के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो हमारे को पता फिर इसकी अपवाद भी आने ही है। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे फिर। तो देखो स्वतंत्र रूप से अवयवन के अंदर एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि द्विसंकर क्रॉस में जो हमने देखा फिनोटाइप में, देखो गोल पीला और झुर्रीदार हरा, गोल हरा, और ये अनुपात हमारे को मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, 9:3 इतनी बार आएगा ना कि यार आपको रट जाएगा, भूल भी नहीं पाओगे, रात को उठा के भी पूछ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी बार आ जाएगा ये अनुपात। और मैंने तो भाई कितनी बार लिख दिया बोर्ड पर, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई युग्मों में से अनुपात में देखा गया। अब देखो 9:3:1 के अनुपात को जब हम देखें कि 3 पीला और 1 हरे के साथ में, और देखो सेम ही चीज है यार, अभी मैंने बताया जो 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब वही एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, देखो झुर्रीदार को संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि इसको और इसको जब संयोजन रूप से देखें तो अब हमारे को ये मिलता है, क्या मिलता है? ये मिलता है, इसको और इसको दोनों को संयोजन कर दें तो हमारे को मिला ये क्या बन गया? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, जो कि संयोजन रूप से ये हो गया। ठीक है, इस व्युत्पन्न को इस प्रकार किया जा सकता है। देखो अब ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 गोल 1 झुर्रीदार, 3 पीले और 1 हरे। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3 पीले 3 गोल, तो कितने हो गए? 9 गोल पीले, क्योंकि देखो 3 × 3 9। फिर देखो इस 3 को एक झुर्रीदार से किया तो 3 पीले झुर्रीदार, 3 पीले झुर्रीदार हो गया, क्योंकि 3 को 1 से किया। अब देखो दूसरी बार क्या करेंगे? इसको तो कर दिया, अब इसकी बारी है, 1 से करो। 1 से जब किया मैंने इसको, 1 × 3 क्या हो गया? हरा गोल, 3 हरा गोल। फिर देखो इस 1 को 1 से करो तो 1 झुर्रीदार हरे। यही चीज देखो सारी सब जगह यही चीज आएगी, तो आपको ये चीजें एक बार अच्छे से समझ में आ गई है, बार बार नहीं बताने की जरूरत है। और एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजें बार बार लिखी हुई है, ताकि आप बार बार पढ़ो और बार बार वही चीजें, ताकि देखो एक फायदा इसके अंदर, बार बार चीजें आ रही तो आप बार बार पढ़ोगे वही चीज से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए आपको इस चीजों पर एक बार अच्छे से आपने ध्यान दे दिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। फिर देखो द्विसंकर क्रॉस के अंदर दो विशेषकों में भिन्न पौधों का क्रॉस परीक्षण आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम। आ गया समझ में? यस सर, क्लियर सर। ये हो गया मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम कहलाता है। जब किसी संकर में लक्षण के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जब आपको देखो मान लो झुर्रीदार और पीला है, अब झुर्रीदार और पीला कंडीशन यदि तब आती, क्योंकि यदि ये कंडीशन, क्योंकि हमने पहला जब पेरेंट्स में पढ़ा तब क्या था? पीला और गोल पढ़ा, परंतु हमारे को रिजल्ट के अंदर तो सर झुर्रीदार और पीला भी मिला। यदि ये आपस में फिक्स होते कि भाई पीला और गोल के साथ में आएगा, 100% है कि भाई अलग नहीं होंगे, तो क्या ये मिलता हमारे को? झुर्रीदार और पीला मिलता? नहीं मिलता। जब हमारे को ये मिल रहा है इसका मतलब क्या है भाई? पीला और गोल आपस में स्वतंत्र रूप से है भाई, अपनी मर्जी होगा जिसके साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पीला हमेशा गोल के साथ में रहेगा, झुर्रीदार होगा वो हमेशा किसके साथ में? हरे के साथ में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये ऐसा होता तो हमारे को झुर्रीदार और पीला कभी उससे मिलता ही नहीं, क्योंकि हमने पेरेंट्स पढ़े थे, वो तो कैसे पढ़े थे? पेरेंट्स हमने पढ़े थे वो तो पीला और गोल पढ़े थे। रिजल्ट में, एंड रिजल्ट में हमारे को झुर्रीदार और पीला भी मिल रहा है। तो यदि ये ऐसा मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि पीला और गोल आपस में स्वतंत्र है, झुर्रीदार और ग्रीन भी आपस में स्वतंत्र है, कोई भी किसी के साथ में जा सकता है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ये मेंडल साहब के अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है, फिर जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई पौधे में जब अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंडा और परागकण उत्पन्न होते हैं, समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र विश्लेषण समझने के लिए पुन्नेट वर्ग का
सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। वो अपन ने समझा, अभी जो डायग्राम मैंने आज नया डायग्राम दिखाया था उसमें क्या हुआ था, यही तो हुआ था। जो एक सेल है, कोशिका है, उसके अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र में क्या है, जीन है उपस्थित। तो क्या होता है इसके अंदर कि वो एक गुणसूत्र है वो क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। और उन सेपरेट होने के बाद में क्या होंगे, जीन है वो भी एक एलील है। एलील दो प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है। तो दोनों एलील में से देखो, एक तो एक गैमेट के अंदर चला जाएगा, एक दूसरे गैमेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, जीन की एक जोड़ी कैपिटल आर और स्मॉल आर को वी संयोजित के विचार करें तो 50% युग्मक में कैपिटल आर विद्यमान रहता है और 50% के अंदर कौन सा रहता है, स्मॉल आर रहता है। इसमें से देखो कैपिटल आर या स्मॉल आर होने के साथ साथ ही एलील कैपिटल वाई या स्मॉल वाई भी होता है। अब मैंने बताया कि भाई ये दूसरा लक्षण है, ये दूसरे लक्षण को करता है, तो भाई ये भी आएंगे। तो आपने कैसे चेक किया था, भाई कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, कैपिटल आर के साथ में या तो कैपिटल वाई आएगा या कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई आएगा। अब कैपिटल स्मॉल आर है, स्मॉल आर के साथ में या तो कैपिटल वाई आएगा या फिर स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कितने बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, 50-50। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या महत्वपूर्ण बात है, 50% आर और थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा सर, दिखाई नहीं दे रहा। लो आप बोलो और हम ना करें। ठीक है, 50% जीन के अंदर क्या होता है, स्मॉल आर होता है। इसमें से देखो या तो दोनों साथ में भी होते हैं। ठीक है, वी संयोजित बी स्मॉल आर समान होता है। ये लायक महत्वपूर्ण बात, अच्छा यहाँ से पढ़ रहे थे। 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर वी संयोजित होकर 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई के विभाजन के साथ में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अभियन करते हैं। अतः आर कैपिटल आर धारी युग्मकों में 50% के साथ में कैपिटल वाई आएगा, 50 के साथ में स्मॉल आई आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये है, पहले अलग हो गए 50-50। अब इसमें से देखो 50 के साथ में ये आएगा, 50 के साथ में ये आएगा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, बड़ा लिखना था ना भाई। तो ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, स्मॉल आ गया ऐसे और आ गया ऐसे। आगे क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर सर, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार, ये था और ये था। अब इसके साथ में 50-50 कैपिटल वाई और स्मॉल वाई करना है, ये कर दिए। इससे 4 गैमेट बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही चीज कह रहा है प्रतिशत के 50 होता है। ठीक है, क्लियर, यस सर। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि भाई ये चीज तो क्लियर हो गई सारी। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। गैमेट, 4 प्रकार के गैमेट बन जाते हैं। कौन कौन से बनते हैं सर, सर कितनी बार लिखोगे, जब तक आपको याद ना हो तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सर उल्टा बोल रहे हो। 4 प्रकार के परागकण बन जाते हैं, 4 प्रकार के भी अंड बन जाते हैं। ये 4 प्रकार क्या बन गए, अब देखो 4 प्रकार के बन गए तो 4 × 4 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 16 ही डब्बे बनाए थे हमने, क्यों बनाए थे, क्यों भाई कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 4 × 4, 4 गैमेट बन रहे हैं परागकण के, 4 ही अंडे बन रहे हैं। अब इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन करवाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 16। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25%, अर्थात मतलब सबकी 1/4 होती है। ठीक है, जब आप 4 है तो मतलब प्रत्येक की कितना, एक का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/4। ठीक है, पुन्नेट वर्ग में 2 पार्श्व में एक अंडा और परागण लिखेंगे। युग्मकों का संकरण का पता आसमान होता है, F2 में उत्पन्न करते हैं। और यद्यपि पुन्नेट आरेख में कितने वर्ग बनते हैं, 16 बनते हैं। यस सर, आपको तो सर भविष्यवाणी कर दी, पहले ही बता दिया 16, मैं भी देख के आया था। किंतु इसमें कितने जीनोटाइप बनेंगे और कितने फिनोटाइप बनते हैं, देखो फिनोटाइप हमने क्या देखा था, 9:3:3:3:1, मतलब सर 4। तो फिनोटाइप कितने बने, 4 बने। फिनोटाइप कितने बने, 4, क्योंकि रेशियो कितनों का आ रहा है, 4 का रेशियो आ रहा है, तो मतलब 4, क्योंकि 4 का रेशियो आ रहा है, इसका मतलब 4 फिनोटाइप बने। रेशियो उनका, अनुपात उनका ये है। जीनोटाइप कितने मिले थे सर, 1 2 3 4, 1 2 3
4 कितने बने सर? कॉम्बिनेशन कितने? कॉम्बिनेशन चेक करना है ना, तो जितने अनुपात आए ना उनको गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन कितने बने? 9 कॉम्बिनेशन बने। 9 अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन जीनोटाइप के बनते हैं और 4 अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन फिनोटाइप। मैं जिस हिसाब से ये चीज समझा रहा हूँ ना, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने भी जहाँ से सीखा है, जहाँ मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत अलग अलग जगह से, सब जगह से सीख के फिर मैं मतलब अब मैंने अच्छे से मतलब आपको बताऊं, अलग अलग टीचरों से सीखा है, सारी चीजें अलग अलग टीचरों से सीखी हुई है। मतलब जब मैं पढ़ता था तब मेरे को भी ये चीजें नहीं समझ में आती थी, इसलिए मैंने यहाँ से पढ़ा, वहां से पढ़ा, वहां से सब जगह से सीख के, मतलब जो एंड में मेरे को ये सारे टीचर, अलग अलग टीचर जो जैसे जैसे समझाते थे, वो सारे तरीकों को मिला के ये तरीके तैयार किए कि मतलब आपको सीधा समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये कोई मेरे तरीके नहीं है, जो बेस्ट बेस्ट टीचर हैं उनके तरीके हैं, पुराने जो टीचर हैं जिनको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये तरीके से समझाया हमारे को और हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कि कैसे आपको यदि कॉम्बिनेशन देखना है तो आप काउंट कर लो बस। ठीक है, और टोटल कितने, और आप इनको जोड़ोगे ना तो 16 आएगा 100%। देखना कि 9 और 3 12, 13 14 15 और 16, इसको भी काउंट कर लो, 16 ही आएगा। ठीक है, ये तो आगे टोटल वर्क बन गए, पर कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन देखोगे तो इनको काउंट कर लो भाई। ठीक है, और एक एक का पता करना है तो ये ऐसे करो। ये मैंने समझा दिया कि कौन कौन क्या क्या बनता है, ये भी बता दिया आपको, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अच्छे से। भाई जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। वीडियो देख लिया कि सर समझ में नहीं आया, नहीं, जब वीडियो देखने के बाद में जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे इसको तो नहीं समझ में आएगा, खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ये चीज। हाँ, ये चीज एक बार बता दी, इसका डायग्राम एक बार वापस देख लो आप, ये वाला जो डायग्राम है देख लो कि कैसे 4 गैमेट ये बन गए, 4 गैमेट ये बन गए। ठीक है, इन 4 गैमेट बनने के बाद में क्या किया हमने, देखो कितने कॉम्बिनेशन बने। तो देखो सर, फिनोटाइप का पहले देखो हमने बोला कि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो सर एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो ये 4 फिनोटाइप कॉम्बिनेशन हो गए सर। 4 अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, फिनोटाइप मतलब दिखने वाले दिख रहे हैं। जीनोटाइप के अंदर देखो मैंने बताया आपको कि ये चारों अलग है, तो 4 ये हो गए, ये चारों एक है तो ये एक हो गया, और ये इसका एक, ये इसका एक, ये और ये इसका एक, और ये इसका एक। तो कितने हो गए देखो, 4 ये हो गए, 4 8 ये हो गए, और एक 9। तो जो जीनोटाइप है उसके कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 9 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, तो ये चीजें कब समझ में आएगी, इतना तरीके से आप कैसे देखते ही पता चल जाएगा आपको, जब आप इसको बार बार देखोगे और पढ़ोगे। ये और एक जीन कोड आता है, वो सारी चीजें आपको बार बार जब देखोगे ना तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप बार बार देखो, बनाओ हाथों से, तब सीख पाओगे। ऐसे ही हवा के अंदर ऐसे सोच लो कि हाँ ये ऐसे होता है, ये सर ने ऐसे किया था, ये नहीं, जब तक लिख लिख के नहीं करोगे नहीं होगा, नहीं समझ आएगा। फिर अपन देखते हैं, देखो एक सेल होती है, कोशिका होती है, आपने पढ़ा है 11th के अंदर। इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, यस सर होता है। सर इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, यस सर। डीएनए किसके अंदर होता है सर, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, यस सर, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। और इसी डीएनए को जब हम खोलते हैं तो इस डीएनए के अंदर होता है कहीं कहीं पर जीन होता है, मतलब डीएनए का कुछ पार्ट होता है, वो होता है जीन। तो ये चीज आपने 11th में पढ़ चुके हैं, मैंने छोटे से डायग्राम के अंदर आपको समझा दी, क्योंकि आगे हमारे को क्या पढ़ना है, इससे ही रिलेटेड कुछ पढ़ना है, मतलब क्रोमोसोम। अब वंशागति किसके रिलेटेड पढ़नी है अपने को, क्रोमोसोम से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है ना, क्योंकि जो मेंडल साहब का एक अपवाद निकलेगा ना, वो इसी क्रोमोसोम के हिसाब से ही फिर हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने इसको समझेंगे, पहले एनसीईआरटी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कुछ। लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865, ठीक है, प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य ज्ञात रहा। मतलब मेंडल साहब ने भाई कब काम कर लिया था, बहुत पहले कर दिया, 1865 के आसपास काम कर लिया, परंतु बहुत से कुछ कारणों के कारण क्या क्या थे तब देखो, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो क्या हो रहा था सर, उसके कारण ये नहीं होते थे, वायरल नहीं हो रहा था। कच्चा बादाम एक रात में वायरल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें वो वायरल हो गई। देखो आज
आज का टाइम ऐसा है जिसमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। पर मेंडल साहब के टाइम तो ये ऑप्शन था नहीं। ये क्या, मेंडल साहब भी अपनी पोस्ट के अंदर जो बनाया वो सारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाकर पोस्ट कर देते शायद, तो सारा वायरल हो जाते, मेंडल साहब जल्दी फेमस हो जाते। परंतु ऐसा नहीं था, उस टाइम तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उसके टाइम एक चीज़ था, उस टाइम क्या था, जो लोग पहले से ज़्यादा चीज़ें मतलब मेंडल साहब से पहले ऐसे कुछ लोग थे ज़्यादा फेमस थे, तो लोग उनकी बातें सुन रहे थे। और मेंडल साहब ने जो ये प्रयोग किए वो क्या किए, जो फिर कोई अच्छी बड़ी मैगजीन वगैरह में नहीं छपे थे, तो भाई ऐसे कि लोगों ने सही से ध्यान नहीं दिया। और मेंडल साहब ने मैथ यूज़ की थी इसके अंदर, जो वहाँ के उस टाइम के लोगों को पल्ले पड़ी नहीं बायो के अंदर, ठीक है। तो इसके कारण ही छिपा रहा। परंतु बाद में देखो, एक तो आज की तरह उन दिनों संचार, अभी बुक पढ़ लिखी है ना, उस टाइम से और आज के टाइम में भी बहुत चेंजेस आ गया है। और आज के टाइम में तो रातों रात वायरल होना है, वायरल हो जाते हैं, कुछ कैसे भी चीजें वायरल हो जाती है उल्टी सीधी। परंतु उस टाइम क्या, जो जरूरी चीजें थी वो भी नहीं हो पाई, सुविधाएं अच्छी नहीं थी जिसके कार्य को प्रचार मिल पाता। दूसरा देखो, मेंडल साहब ने जीन, मेंडल के कारक, अपन ने पहले पढ़ा था ना कारक, कि मेंडल साहब ने बोला तो कोई एक ऐसा कारक है या फैक्टर है जो चीज आगे ट्रांसफर हो रही है, पर मेंडल साहब ने उसको जीन नहीं दिया, उसके बारे में अध्ययन नहीं कर पाए थे मेंडल साहब, ठीक है। के लिए संकल्पना की कि वे लक्षण जो नियंत्रित है, स्थायी एवं विकृत इकाइयों का रूप में है, तो इनका नियंत्रण की संरचना, अर्थात ऐसे एलील जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मिलित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में एलील सम्मिलित नहीं होते हैं। अभी मैंने बोला गोल और पीला जो है वो क्या हो रहा है, आपस में यदि सम्मिलित हो जाता है, ऐसे मतलब जुड़ा हुआ रहता, हम जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। येलो और जो पीला पीला और गोल वाले हैं, दोनों साथ में ऐसे चिपके हुए रहते लक्षण, और आगे भी ऐसे ही जाते भाई सारी संतति के अंदर, तो है तो क्या वो आपस में सम्मिश्रण हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों के कुरास नहीं आया, क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधताओं को से आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। क्योंकि जो उस टाइम जिनके आगे मेंडल साहब अपना चीजें पेश की ना, वो उनको ये इतनी चीजों के बारे में पता ही नहीं था, तो आभासी रूप से उनको ये सही चीजें समझ ही नहीं आई। मेंडल साहब उनसे कई गुना आगे सोच चुके थे, ठीक है ना। तीसरे, उस समय के जीव वैज्ञानिकों में मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता। उस टाइम बेचारों को, उनको गणित आती नहीं थी, मेंडल साहब को गणित आती थी, तो मेंडल साहब ने गणित लगा दी उसमें, और उनको गणित आई नहीं, तो फिर क्या हुआ बिल्कुल नया और कई वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकारा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया। अंत में भले ही मेंडल का कार्य इंगित करता था कि कारक जीन विकृत असतत इकाई होती है। क्या होती है? असतत इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जीन होता है, कारक होता है, फैक्टर होता है, क्या आती है? एक असतत इकाई होती है, ठीक है। फिर भी वह इसकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए थे। क्या हुआ था मेंडल साहब को, ये इसका भौतिक चीज, तब भाई तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई, माइक्रोस्कोप नहीं थे, कुछ चीजें नहीं थी, तो इसका भौतिक प्रमाण मेंडल साहब नहीं दे पाए थे, ठीक है, क्लियर। और ये भी नहीं बता पाए भाई जीन, उस अभी तो हमने बता दिया कि भाई जो जीन है वो किससे बना हुआ रहता है, डीएनए से बना हुआ रहता है, परंतु तब नहीं पता था। फिर देखो 1900, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ से, 1900 में 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, देखो डीवरीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पूछ सकते हैं कि कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल साहब के चीजों को वापस ने स्वतंत्र रूप से क्या किया, लक्षणों की वंशागति के संबंध में मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की। क्या की? मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की, ठीक है। उस समय क्या माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी आ गया था, ठीक है ना, कि तकनीक की प्रगति भी हो रही थी। मतलब मेंडल साहब के टाइम में क्या नहीं था, इसलिए मेंडल साहब नहीं कर पाए, परंतु ये लोग जब आए, जब इन्होंने देखा, तब उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम के अंदर माइक्रोस्कोप भी आ चुका था, माइक्रोस्कोप की सहायता इनको मिल गई, और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। अब क्या जो उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है, हमने देखा था 11th के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, तब कैसे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए में एक लड़ी से 2 लड़ी बन जाती है, फिर वापस बीच में से टूट के अलग हो जाती है। वो सारी चीजें उन्होंने बाद में माइक्रोस्कोप में देख ली, ठीक है। कोशिका में जो केंद्रक है, एक संरचना की खोज हो चुकी थी, ठीक है। पता चल गया कि भाई कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, द्विगुणित कोशिका है वो विभाजित करती है, ठीक है, हो जाता है। और क्या होता है, इनको क्रोमोसोमों में रंग जाने के लिए गुण का क्या किया जाता है, ऊपर कलर डाला जाता है, ठीक है, रंगीन काय होता है, ठीक है। और 1902 में तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति संरचना का भी
देखो ज्ञान हो चुका था, मतलब 1902 के आसपास में, 1900 के आसपास में क्या बहुत सारे नॉलेज चीजें पता चल गई थी, जिसके कारण क्या हुआ ये चीजें आसान हो गई। पर मेंडल साहब की टीम में ये सारी चीजें नहीं थी। वॉटसन, सटर और थियोडर बोवेरी ने, देखो यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं ना आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। वॉटसन, सटर और थियोडर बोवेरी, पहले ये याद रखना। डीवरीज, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क, इन्होंने क्या किया, मेंडल की चीजों का पुनः खोज की। फिर देखो वाटसन, सटर और थियोडर बोवेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का, अब देखो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, आगे वाले लाइन देखते हैं। जो वाटसन, सटर और थियोडर बोवेरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्रोमोसोम का इनको क्या पता चला, इनको पता चला जो क्रोमोसोम का व्यवहार भी है ना वो कैसा, जीन जैसा ही है। क्रोमोसोम का व्यवहार कैसा है, जीन जैसा है। क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा है। क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के जैसा। इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। किसके द्वारा समझाया, इन्होंने मेंडल की नियमों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो कि इन्होंने मेंडल के नियमों को किसके द्वारा समझाया, क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। किसकी गतिविधि द्वारा, क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा। पहले तो ये बोला मेंडल जो व्यवहार है वो जीन के जैसा ही है, ठीक है, क्रोमोसोम का व्यवहार जीन के जैसा ही है। दूसरी चीज इन्होंने बताया क्रोमोसोम की गतिविधि से समझाया मेंडल के नियमों को। कोशिका विभाजन की समसूत्रण मतलब समसूत्री और असूत्री विधियों द्वारा गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखा जाए तो इसे समझ आ जाता है कि जीन है जो क्या है, समान ही गुणसूत्र बी युग्मक में पाए जाते हैं। मतलब जीन जैसे ट्रांसफर होते थे एक से दोनों में, अपन ने देखा था ना कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैसे एक गैमेट के अंदर ये जा रहा था ये जा रहा है, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी होते हैं ना, तो दोनों में से क्या होता है, एक क्रोमोसोम इधर जाता है एक इधर जाता है, 2n से n होता है तब, ठीक है। ये चीज भी अपन पहले देख लेते हैं। एक एलील के दोनों जीन, यहाँ देखो एक एलील के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा, आइए सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एलील के दोनों जीन, एक एलील के एक एलील के दोनों जीन, मतलब एक एलील है उसके दोनों, जो मान लो ये एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये एक एलील हो गया, इसके दोनों जीन हो गए, ठीक है। ये जीन समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं। क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र के समजात स्थान पर उपस्थित रहते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ये वाली लाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डायग्राम से भी आगे समझेंगे। अब आपका एक आपको काम देता हूं मैं, पहले ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, जीवन प्रावस्था है कोशिका की, कोशिका के अंदर जीवन प्रावस्था है और हमारे को करवाना अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारे के अंदर इसको क्या है, और ये क्या है, गुणसूत्र, ठीक है, हो गया। ये एक अलग लक्षण का है, ये एक अलग लक्षण। अब देखो ये दोनों समजात गुणसूत्र है, ये दोनों समजात गुणसूत्र है, ठीक है, समजात गुणसूत्र है दोनों आपस में, ठीक। अब मेरे को क्या करना है कि 4 कोशिकाएं बनानी है। समसूत्री विभाजन होता तो ये एक प्रोसेस होता और इससे ये होता, परंतु समसूत्री में और असूत्री में बहुत डिफरेंस है। कैसे, देखो अब इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले प्रतिकृतिकरण, रेप्लीकेशन हुआ, द्विगुणन हो गया। द्विगुणन होने के बाद में क्या हुआ, अब देखो द्विगुणन हो गया, द्विगुणन कैसे हुआ, देखो पहले ही एक था येलो वाला, देखो अब 2 हो गए। पहले गुणसूत्र ऐसा था, अब गुणसूत्र कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यस सर। गुणसूत्र में क्या हो गया, द्विगुणन हो गया, यस सर हो गया, ये हो गया, आ गया क्लियर, ये चीज दिख रही है, ऐसा हो गया। अब देखो अब मेरे से क्या हो रहा है, और ये नीचे वाला ये इसका समझात एक और गुणसूत्र है, उसका भी क्या हुआ, उसका भी द्विगुणन हो गया, यस सर। अब देखो ये दोनों द्विगुणित तो हो गए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब इनमें से क्या होगा, पहले असूत्री विभाजन होगा, उसके अंदर क्या होगा कि ये दोनों मेटाफेज प्लेट पर आएंगे, ये सर मेटाफेज प्लेट पर आ गए। ये दोनों आपस में क्या है, समझात है, क्या है, समझात। ये दोनों का आपस में क्या है, समझात, जो ये अपन ने पढ़ा, देखो समझात गुणसूत्र, समझात गुणसूत्र, ये दोनों हो गए आपस में समझात गुणसूत्र, और ये दोनों आपस में समझात गुणसूत्र हो गए, यस सर क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब इनमें से क्या होगा, समझात गुणसूत्र होता है ना, तो हमेशा क्या होता है जब गैमेट बनते हैं ना, तो उसके कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इन दोनों में से एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा,
क्योंकि हमारे को पता है कोशिका में दो पोल होते हैं, फिर ऐसे कोशिका बनती है। तो जब यहाँ पर ये है ऐसे गुणसूत्र है, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों मैं सेम कलर से बना रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से समझाए कि समजात गुणसूत्र है, ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों समजात गुणसूत्र है। उसी प्रकार से ये दूसरे और समजात गुणसूत्र है, ये आपस में समजात गुणसूत्र है, ये दोनों आपस में क्या है, असमजात है, ये दोनों आपस में समजात गुणसूत्र है। तो ये भी दोनों में से एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, मतलब एक ऊपर जाएगा ऐसे और एक जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो गए, ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या था, द्विगुणन किया था। तो अब देखो डीएनए के बीच में जो सेंट्रोमीटर होता है, इसमें से टूट के एक लड़ी इधर चली जाएगी और एक लड़ी इधर चली जाएगी, दो में से क्या होगा, ये दो है, ये ऐसे होंगी, दोनों आपस में अलग हो जाएगी, यहाँ बीच में से जुड़ी रहती है, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो ये येलो वाली थी, बीच में से टूट जाएगी, देखो अलग हो गई, अलग हो गई। ये भी केसरी वाली देखो, ये भी अलग हो गई। अब ऐसे देखो, इस कोशिका से जब ये दो कोशिका बनेगी तब क्या होगा, ये एक इसके अंदर गई, एक इसके अंदर गई। अब इसके अंदर क्या हुआ, समजात गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक समजात गुणसूत्र था और ये सिस्टर क्रोमेटिड है। इसके आपस में जो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है। देखो एक गुणसूत्र के अंदर जब दो क्रोमेटिड होता है, बीच में से जब ये आपस में टूटता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड था, आपस में अलग हो गया, ये आगे। अब ये हो गया एन सेल हो गई, और ये हो गया क्या, जनक कोशिका या फिर गैमेट बन जाता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अपन ने एक डायग्राम देखा तो उस डायग्राम से समझाता हूँ। ये वाला देखो, इसके अंदर देखो ये गुणसूत्र है और इसके ये क्या है, ये क्रोमेटिड है, ये क्या है, क्रोमेटिड। जब अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय अवस्था पूरी होती है ना, तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों में से एक ऐसे अलग हो जाता है और एक गैमेट में ये चली जाएगा पूरा और एक में चला जाएगा, ये बीच में से ऐसे टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। ऐसे दो गुणसूत्र सेम सेम होते हैं, ठीक है। आगे क्लियर। बाकी आप 11th के एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, बाकी मैंने समझा दी फिर भी, ठीक है। और आपका काम क्या है, मैं इसको बता देता हूँ। 2 पॉइंट एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सेम, और एक पॉइंट इसके अंदर अलग है जो बताता है कि ये क्रोमोसोम का है और या एक जीन का है। तो आपको पता करना है कि कौन सा क्रोमोसोम का है और कौन सा जीन का है। ये चीज देखो, आपको नीचे लिखा है यहाँ पर, एक क्रोमोसोम का बॉक्स है और एक जीन का बॉक्स है, ये क्रोमोसोम का बॉक्स है और एक जीन का बॉक्स। इसमें से देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट में से देखना है आपको कि इससे आप पता चलेगा। 2 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, इसके अंदर एक पॉइंट अलग है। उस पॉइंट को समझ के आपको बताना है कि कौन सा क्रोमोसोम का है और कौन सा जीन का है, कौन सा क्रोमोसोम का है और कौन सा जीन का, ये चीज आपको देखना है इसमें से, ठीक है, एक पॉइंट से आपको। और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज मैं वापस समझाऊंगा कि कौन सा किसका आंसर है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसमें से आपको देखना है कि कौन सा किसका है, ठीक है। क्लियर। सिर्फ एक चीज अलग है, एक चीज से पता चलेगा, क्योंकि सब मैं बता दूंगा तो आप लोग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी भी देखो आप इसको, मैंने हिंट दे दिया है, वैसे समझ में भी आ गया होगा, और ये वर्ड जस्ट ऊपर आया है पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की देखो, फर्स्ट पश्चावस्था में क्रोमोसोम दो जोड़े में मेटाफेज पट्टिका प्लेट में ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के रूप से स्वतंत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। दो पंक्तियां क्यों बनाई है, क्योंकि दो ऐसे दो गुणसूत्र होते हैं इसलिए, ठीक है। और इसे समझने के लिए दाएं और बाएं में जो ऊपर डायग्राम दिया हुआ, तो 4 अलग अलग रंगों के जो क्रोमोसोम की तुलना करें, कर दी हमने, ठीक है। संभावना फर्स्ट में नारंगी और हरे के साथ में विसंयोजित हो जाता, किंतु दाहिने स्तंभ के अंदर नीचे आएगा वो डायग्राम अपने को, वो अपन देख लेते हैं। देखो इस डायग्राम को देखो, ये क्रोमोसोम का स्वतंत्र अवयवन का नियम दिखाता है। कैसे, फर्स्ट अपन ने देखा अर्धसूत्री विभाजन का ये वाला अवस्था। अब इसमें देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं। अपन ने बात की थी एक तो गोल और पीले की,
तो ये जो क्रोमोसोम है दोनों, ये गोल और पीले को दर्शाते हैं, गोल और झुर्रीदार। अभी हमारे को गैमेट बनाना है ना, तो ये तो कोशिका है, 2n सेल है ये, ठीक है। तो इसके अंदर तो दोनों होंगे, गोल और झुर्रीदार, ठीक है, के लक्षण। और ये हो गया किसके, ग्रीन और वाइट, येलो और ग्रीन। और यहाँ पे कलर येलो दिया हुआ, इसलिए मैं ग्रीन और रेड ले लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए ले रहा हूँ बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ग्रीन और रेड, ठीक है। ये लक्षण इसके अंदर है। अब हमारे को पता है कि जब हम गैमेट बनाएंगे उस कंडीशन के अंदर पता या तो गोल वाला आएगा या फिर झुर्रीदार वाला आएगा, और एक लक्षण आएगा या ग्रीन का आएगा या रेड का आएगा। और एक चीज और देखनी है कि हमने पता है कि भाई ये लक्षण आपस में, ऐसा नहीं है कि अब इस सेल के अंदर तो ये सारे साथ में है, सब साथ में। और एक चीज देखनी है कि ये देखो, ये जा रहा है इधर, एक चीज और देखो, ये दोनों ऐसे पंक्ति में, ये वाला जो जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। इसका मतलब अब मैंने बोल दिया ये गोल का है और ये झुर्रीदार का है, ये क्या है, ग्रीन का है और ये रेड का है। तो क्या ये अब इस कंडीशन में हो रहा है ना, देखो कि गोल और ग्रीन साथ में जाएंगे, इधर इधर आएंगे, फिर इससे कोशिका बनेगी, और झुर्रीदार और रेड इधर आएंगे। तो क्या अगले कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा साथ में ही रहेंगे फिर बाद में? नहीं, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाए ऐसे। अब देखो ये हो गया फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। सेकंड के अंदर क्या होगा, मैंने बताया था कि ये गुणसूत्र ऐसे होता है, अब ये गुणसूत्र बीच में से टूटेगा, तो ये क्या है, ये दो डंडियां होगी गुणसूत्र की, ये बीच में से ऐसे टूट गई है, ठीक है, बीच में से टूट गई। अब ये दोनों देखो, अब ये दो कोशिकाएं बनेगी ऐसी, उसके अंदर एक के अंदर ये जाएगा, 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 ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हो गया ये, तो ठीक है ये, ठीक है। तो अब इस कंडीशन के अंदर देखो संभावना फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट के अंदर हमने देखा गोल के साथ में ग्रीन है, गोल के साथ में ग्रीन, गोल के साथ में ग्रीन, ये गैमेट बन के गोल के साथ में ग्रीन वाले, गोल और साथ में कौन सा, ग्रीन कलर, झुर्रीदार। ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, आप लोग यही रट मत लेना। और एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ये रेड कलर, क्योंकि रेड तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था सर के, एग्जाम्पल ले लिया ये कि अब ये इसके साथ में आए, तो क्या सर ये हमेशा फिक्स रहेंगे, इसी के साथ में रहेंगे? तो यही तो मेंडल साहब कहना चाह रहे कि नहीं, कोई फिक्स नहीं है, आपस में स्वतंत्र है। दूसरी संभावना देखो, अब इसमें क्या किया कि नीचे वाले को ऐसे उलट दिया, जो नीचे वाला था ना इसको ऐसे उलट दिया, ऐसे उलट दिया। अब देखो इसके साथ में केसरी वाले के नीचे देखो रेड कलर आ गया है। अब जब कोशिका बनेगी, ये यहाँ पर एक कोशिका, यहाँ ऐसे ये जाएंगे गुणसूत्र, अब कंडीशन में देखना ये झुर्रीदार वाले के साथ में रेड वाला आ जाएगा, अरे गोल वाले के साथ में रेड वाला, यहाँ पर गोल वाले के साथ में ग्रीन आ रहा था, अब यहाँ पे देखो गोल वाले के साथ में क्या आ रहा है, गोल के साथ में रेड आ गया, देखो केसरिया के साथ में रेड आ गया, देखो तो गोल के साथ में क्या आ गया, रेड कलर आ गया, और झुर्रीदार के साथ में ग्रीन आ गया, इस बार झुर्रीदार के साथ में ग्रीन आ गया, पहले था गोल के साथ में ग्रीन, ठीक है। फिर तो गैमेट बनाएंगे तो ऐसे गैमेट बन जाएंगे ये, आगे क्लियर, ये चीज होगी क्लियर। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है कि एक लंबे श्वेत तथा छोटा श्वेत क्रोमोसोम, लंबा काला और छोटा काला क्रोमोसोम एक ही ध्रुव पर, देखो एक लंबा श्वेत और छोटा काला क्रोमोसोम, और लंबा काला और छोटा श्वेत क्रोमोसोम एक ही ध्रुव पर, मतलब ये कलर ऊपर अलग यूज किए हुए हैं या नीचे अलग से समझाया रखा है, मतलब उल्टे, यहाँ ये चीज लिखी और ये चीजें लिखी आपस में उल्टी लिखी हुई है, देख लो, छोटा काला लिखा है यहाँ पर, छोटा सफेद लिख गया, बट यहाँ पर कलर दूसरे यूज किए हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर वाले के अकॉर्डिंग समझा दिया, आप इससे कंफ्यूज मत होना। इसमें यही लिखा हुआ है आपस में, देखो पहले में क्या था, लंबा श्वेत और तथा और छोटा श्वेत, यहाँ पर लंबा श्वेत और छोटा काला हो गया आपस में क्रोमोसोम, और आपस में उल्टे हो गए। तो यही चीज आपको देखनी है, आपको इस कलर से समझ लेना है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या हुआ था, सटर और बोवेरी ने क्या किया था, ये चीज क्लियर कि क्रोमोसोम्स का कैसे हो रहा है। क्रोमोसोम का यही है कि जो लक्षण है, वो दो लक्षण है, वो एक दूसरे से आगे क्या ट्रांसफर तो हो रहे हैं, जब ये ट्रांसफर हो रहे हैं उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज मैंने आज पढ़ाई, आपको एक बार वापस बता देता हूँ इसको अच्छे से। देखो अपन ने पढ़ा कैसे एक सेल कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है, इसमें से पहले तो क्या होगा, सेम क्रोमोसोम होगा, तो एक क्रोमोसोम ऐसा ही
एक कोशिका के अंदर ऐसा सेम ही सेम, क्यों? क्योंकि हमेशा 2n होती है तो एक जैसे होंगे, लगभग थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस रहेगा, तो एक क्रोमोसोम ऐसा एक और होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब एक जैसे। अब इसमें से जब हम असूत्री विभाजन करवाएंगे तो एक के अंदर ये जाएगा, एक के अंदर ये जाएगा। ठीक है, तो एक के अंदर ये चला गया, एक के अंदर ये चला गया, कोशिका के अंदर ऐसे दो बन गए, फिर यहाँ पे असूत्री विभाजन हो गया तो ये कोशिका बन गई और एक ये कोशिका बन गई। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो सेम सेम क्रोमोसोम ये आ गए। अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर असूत्री विभाजन सेकंड होगा, फर्स्ट हुआ है ना, अभी सेकंड होगा, तो उसमें क्या होगा, ये आपस यहाँ से बीच में से टूट जाएंगे और एक ये चला जाएगा, एक में ये चला जाएगा, दूसरे में भी, ऐसे करके 4 कोशिकाएं बन जाएगी। चीज क्लियर? ये आप 11th का सेल डिवीजन चैप्टर एक बार देखना, आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर भी नहीं आए तो आप पूछना, और मैं पढ़ाऊंगा भी 11th का भी टॉपिक, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक करते हैं, कम चीजें पढ़ी हैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी है। ठीक है, डायग्राम देखो, नेट पे देखो, एनसीईआरटी में देखो, कैसे भी देखो, पर इस सारी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो क्लियर?